कुछ चीज़ें और दिखाई दी अरविंद हॉस्पिटल में, जैसे कि कंप्लीट इंग्लैंड में जितने ऑपरेशंस होते हैं आंखों के, दे आर अप्रोक्सीमेटली 6 lakhs पर ईयर कैटरैक्ट के ऑपरेशन। और जो एक अकेले अरविंद आई हॉस्पिटल में होता है साल में ऑपरेशन, दैट इज 3 lakhs, ऑलमोस्ट हाफ। उस 6 लाख ऑपरेशन के लिए इंग्लैंड का जो खर्चा होता है वो है तकरीबन $1.8 बिलियन पर ईयर। और अरविंद आई हॉस्पिटल का ये जो 3 लाख ऑपरेशन करने का खर्चा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली $13 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 1%। तो 1% खर्चे पे उनसे 50% वो लोग काम करते हैं। इट्स अनबिलीवेबल। इस काम को जिसने शुरू किया था उनका नाम है डॉक्टर वी। मुझसे आप पूछ रहे थे ना करियर कैसे डिसाइड किया जाए। डॉक्टर वी 58 की उम्र में जब रिटायर हुए तो गायनेकोलॉजिस्ट थे, वो लेडीज के सर्जन थे। और उस 58 की उम्र में उनके हाथों में बहुत सीवियर आर्थराइटिस हो गई। तो फिर उन्होंने 2-3 साल तक शायद बेड पर थे, वो हिल फिर नहीं पाए थे। तब उन्होंने सोचा ऑप्थेल्मोलॉजी की सर्जरी होती है, आंखों की सर्जरी होती है, उसमें हाथों का बहुत मूवमेंट नहीं चाहिए होता, बहुत बारीक मूवमेंट होता है। तो उन्होंने सर्जरी सीखना शुरू किया ऑप्थेल्मोलॉजी का। और जब अरविंद आई हॉस्पिटल चालू किया तो उन्होंने अपना पूरा घर बार सब मॉर्टगेज कर दिया बैंक को और चालू किया। उनके कुछ भाई बहन शायद यूएस में थे, सर्जन थे, उनको वहां से बुलवाया। उनका इंटरव्यू है तो बताते हैं कि उनके एक डॉक्टर सर्जन थे वहां यूएस से, जब आए तो बोलते हमारे पास इतना भी पैसा नहीं होता था कि हम लोग साइकिल खरीद सकें। एंड अरविंद आई हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जिसकी वजह से वर्ल्ड में कैटरैक्ट में जो लेंसेज लगते हैं वो मार्केट क्रैश हो गया है। मतलब $100 की लेंस मिलती थी तकरीबन पहले 5,000 की, अब मिलती है $50 की। ये लोग खुद बनाते हैं। एक टाइम ऐसा है, ये वीडियो में देखेंगे आप, इन्होंने फ्री ऑपरेशन करते थे तो एक भिखारी, एक गरीब लोगों के लिए था वो, तो एक भिखारी बोलता है हम कैसे आएंगे फ्री ऑपरेशन में। कहा क्यों? तो $100 खर्चा होता है हमारा, बस में बैठना आना, रिक्शा, ये सब। तो उन्होंने फिर बस चालू कर दी, जा करके गाँव में एग्जामिन करके बस में लोगों को बिठाना, अपने यहाँ लेकर आना, उनको ऑपरेट कराकर उनको छोड़ना। तो करियर जो होता है ना वो खाली आपके इमोशन से, आपके भाव से आना चाहिए, आपकी सरेंडरिंग से आना चाहिए, कहाँ पर आपकी आत्मा सरेंडर कर रही है। और फिर वहां से खाली करियर नहीं आता है, वहां से आती है क्रांति, रेवोल्यूशन। उस दिन हम लोग मैट्रिक्स फिल्म देख रहे थे, तो उसमें नियो जो हमारा हीरो है उसकी फाइट होती है एजेंट से। एजेंट वो है जो नियो को मारना चाहता है, मशीन की दुनिया का सिस्टम। और फिर अल्टीमेटली नियो क्या करता है, एजेंट की बॉडी के अंदर घुसकर उसको मार डालता है। बहुत अच्छा सीन है वो, इट बिकम्स वेरी पावरफुल। आज सुबह हम लोग देख रहे थे कि पता नहीं कैसे वो एजेंट फिर से पैदा हो गया है और अब उसके अंदर भी नई शक्तियां आ गई हैं। और अब वो एक नहीं, अपने जैसे 20, 25, 50 लोगों को बना रहा है और वो फिर से मारने की कोशिश कर रहा है नियो को। अच्छा, बड़ा अच्छा डायलॉग है उसका। तो बोलता है कि तुमने पिछली बार मुझे मारा था, पता नहीं कैसे तुमने मारा, सम पार्ट ऑफ यू गॉट रिटन ऑन मी, तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे ऊपर छप गया, पता नहीं कैसे मारा, और तुम्हारी वजह से मैं फ्री हो गया हूं। मतलब मैट्रिक्स की दुनिया का हिस्सा नहीं हूं मैं। ये जो एजेंट्स हैं ये मैट्रिक्स की दुनिया के मशीन हैं जो आदमियों को खोज खोज के मारते थे। तो कान में उनके प्लग लग रहा था, बोलता सी बिकॉज ऑफ यू आई एम फ्री। तो नियो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फ्री हो। बोलता है लेकिन आप जैसे देख सकते हो कि हम सब अगर फ्री हैं तो फ्री नहीं हैं, बिकॉज हमारे पास जो एक्चुअली है लाइफ में वो क्या है जो जिंदा रखता है, वो हमारा पर्पस है। पहले मुझे पर्पस पता था क्या करना है, तुम जैसे लोगों को पकड़ के मारना है, और तुम्हारी वजह से मेरा पर्पस खत्म हो गया। अब मैं यहां बैठा हूं, घूम रहा हूं, मुझे पता ही नहीं क्या करना है। आई नो द रूल्स, बोलता है मुझे पता है सिस्टम का रूल्स क्या है, बट मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब मैं फ्री हो गया हूं। तो बोलता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? नियो बोलता है मैं तुमसे वही चीज लेना चाहता हूं जो तुमने मुझसे लिया है, तुम्हारा पर्पस। और इतना बोल के वो नियो को मारने की कोशिश करता है। दोनों की बहुत अजीब गरीब फाइट होती है। 40-50 लोग मिलकर के एक हीरो को मारते हैं। काफी देर वो फाइट करने की कोशिश करता है, अल्टीमेटली वो फाइट नहीं कर पाता, तो नियो भाग जाता है, उड़ जाता है वहां से।
लास्ट में ये जो स्मिथ प्रोग्राम है वो एक एक करके धरती पे सारे लोगों को, उसके पास कोई ऐसी काबिलियत आ गई है कि वो लोगों के बॉडी में हाथ डालता है और उनको अपनी तरफ बना लेता है। तो ये एक तरह का वायरस है ये मैट्रिक्स का, और धरती पर सारे लोगों को उसने अपनी तरफ बना लिया है। नियो नहीं है, स्मिथ ने, जिसका पर्पस खो गया। वायरस है वो, जो एजेंट है, और उसका लास्ट पर्पस है कि मैं नियो को भी अपनी तरफ बना दूं, उसके बॉडी में हाथ डालूं और वो भी मेरी तरफ बन जाए, पर्पसलेस हो जाए। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है इसको डिजाइन किया है आर्किटेक्ट ने, वो सुपर कंप्यूटर टाइप की कोई चीज है। तो फाइनली नियो मिलता है आर्किटेक्ट से। तो तब तक इसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी होती है, नियो की। एक चीज बड़ी खास होती है जब आपकी लाइफ में ना, हर वो चीज जो खत्म हो जाती है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, फिर आपके मन में जीने की बहुत इच्छा नहीं होती। तो नियो की भी तकरीबन जीने की इच्छा खत्म हो गई है। इससे पहले तक वो जीना चाहता था, लड़ाई करता था ताकि जाकर के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहे, वो उसका पर्पस था, उसका प्यार था। लेकिन जब एक बार उसकी गर्लफ्रेंड खत्म हो गई तो उसका पर्पस भी एक तरह से खत्म हो गया। फिर अल्टीमेटली वो उसके पास आया, मशीन के पास, बड़ी मशीन है जो, तो उसने मशीन से कहा, प्रोग्राम स्मिथ हैज गॉन बियॉन्ड योर कंट्रोल। जो स्मिथ का प्रोग्राम है तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा चुका है, एंड आई थिंक आई कैन स्टॉप हिम। तो वो जो मशीन है बहुत बड़ी मशीन है, तो उसकी जोर से आवाज आती है, वी डोंट नीड यू, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये बहुत काम कंपोज्ड है, शायद अब डरता नहीं है, मरने से नहीं डरता। बेसिकली वो मशीनें, उन मशीनों का काम ही है आदमियों को खोजना, उनको मारना। और ये अपनी स्पेसशिप में वहां पहुंचता है उसके सामने, और कहा जाता है पिछले 300 या 200 सालों में कोई मशीन के शहर के 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं आया, और ये अपनी स्पेसशिप लेकर जहां पर उनके हेड है वहां जाकर घुस गया है। तो नियो बोलता है, इफ यू डोंट नीड मी देन आई थिंक यू शुड किल मी, यू शुड किल मी, तो मुझे मार डालो। तो मशीन मारती नहीं उसको। तो फिर बोलता है, व्हाट इफ यू फेल, और अगर तुम फेल हो गए तो एजेंट स्मिथ को कंट्रोल करने में, तो ये बहुत काम और कंपोज्ड होता है। बोलता है आई वोंट। फिर ये मैट्रिक्स में जाता है और वहां पर एजेंट स्मिथ से इसकी फाइट होती है, और अंततः लास्ट में एजेंट स्मिथ को बात बोलता है, आओ मुझे ले लो, मुझे मार डालो। फिर एजेंट स्मिथ उसको मार डालता है, मार डालता है। वो एंड है, ये लास्ट सीन है फिल्म का। दिस इज वेरी ऑड बिकॉज फर्स्ट जो मैट्रिक्स बनी थी उसमें नियो जीतता है, और जो लास्ट मैट्रिक्स बनी जिसमें कि भगवान, नियो भगवान है, और वो उसको बोल रहा है, राक्षस को बोल रहा है कि तुम मुझे अपनी तरफ बना लो। बट कहीं पर लोगों ने इसका जिक्र किया है, इसकी समरी लिखी गई है कि लास्ट में जो दिखाया गया है, दैट इज दे हैव ट्राइड टू शो दैट ही लर्न्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सरेंडरिंग। सरेंडर का इंपॉर्टेंस समझ में आता है उसको। शुरू में स्ट्रगल है, फाइट है, रिबेल करता है वो, लेकिन लास्ट में सरेंडर करता है। खैर मैट्रिक्स तो फिल्म है, हम लोग कुछ रियलिटी में देखते हैं कहीं पर कोई सरेंडर करता है। सिविल राइट्स हुए थे, सिविल राइट्स मतलब आदमी के अधिकार, मानव अधिकार। उसमें जो निग्रोज थे, निग्रोज मतलब जो काले लोग थे, अमेरिका में रहते थे या इंग्लैंड में रहते थे, उनको अधिकार नहीं मिले थे। तो कैसे उनको अधिकार मिला और सरेंडरिंग का क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस सीरीज में। आई टेक मी, हियर आई एम, मुझे ले लो, मैं यहां पर हूं। The rabbit is the slickiest of all the animals the Lord ever made. ये मुझे लगता है निग्रोज की भाषा में लिखा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, इसको आगे पढ़ेंगे शायद समझ में आएगा। The most famous photograph in the history of American civil rights movement was taken on May 3, 1963 in Bill Hudson, a photographer for Associated Press. ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये सबसे फेमस पिक्चर है सिविल राइट्स मूवमेंट की पूरे इतिहास में।
जब मैंने इसको फोटो को देखा था तो मैंने सोचा था अगर मैं कोई किताब लिखूं तो मैं कौन सी फोटो को सबसे फेमस फोटो कहूंगा इंडियन फ्रीडम फाइटर फाइट में। ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, अब अभी खैर फिलहाल तो ध्यान नहीं आ रहा है, बट ये कहते हैं कि ये फोटो सबसे फेमस फोटो है। हडसन वॉज इन बर्मिंघम। हडसन जिसने फोटो ली थी वो कहां था? बर्मिंघम, इंग्लैंड में है बर्मिंघम। अलाबामा, वेयर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो वॉज रेवोल्यूशनरी, गांधी जी जैसे थे, उनके एक्टिविस्ट हैड टेकन ऑन द सिटीज रेसिस्ट पब्लिक सेफ्टी कमिश्नर यूजीन बुल कॉर्नर। तो ये जो बर्मिंघम में इनके एक्टिविस्ट थे, एक्टिविस्ट मतलब उनके साथ जो काम करते थे, उनकी चल रही थी मुठभेड़ किसके साथ? सेफ्टी कमिश्नर वहां के, उनका नाम है यूजीन बुल, नाम था उनका, बैल की तरह वो माना जाता था उसको, कॉर्नर। फोटो वॉज ऑफ अ टीनेज बॉय बीइंग अटैक्ड बाय अ पुलिस डॉग। फोटो में एक टीनेज लड़का है जिसके ऊपर अटैक कर रहा है कौन? एक पुलिस का कुत्ता। इवन टू दिस डे इट हैज नॉट लॉस्ट इट्स पावर टू शॉक। आज भी अगर कोई इस फोटो को देखे ध्यान से तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। हडसन गेव हिज रोल ऑफ फिल्म फ्रॉम दैट डे टू हिज एडिटर। उसने रोल खींच के फोटो को लेकर आया तो उसने अपने एडिटर को दे दिया, जिम लैक्सन। लैक्सन लुक्ड थ्रू हडसन्स फोटोज until he came to the boy leaning onto a dog। उसने फोटो देख रहा था एक एक करके, तब तक एक फोटो पे अचानक उसकी नजर पड़ी किस पे? इसमें एक बच्चा है जो डॉग की तरफ ऐसे लीन करा हुआ है। he said later, उसने कहा ऐसा लग रहा था जैसे रिवाइटेड, मतलब उसको देखकर उसको रुक गया, उसकी आंखें वहीं रुक गई। by the saintly calm of the young man in the snarling jaws of the German shepherd। ऐसा लग रहा था कि वो एक सेंटली काम है, मन उसका एक संत की तरह शांत मन है। कोई कुत्ता हम पर अटैक करेगा तो हम डरेंगे, उससे दूर भागेंगे, लेकिन ये बच्चा आराम से खड़ा है वहीं पर, सेंटली काम। और उसके सामने कौन है? स्नार्लिंग जॉज, खूब बड़े बड़े जॉज हैं, काटने वाले हैं, किसके? जर्मन शेपर्ड के, कुत्ते का। जर्मन शेपर्ड बड़ा डरावना होता है। ऊपर मैडम के यहाँ है, हम लोग तो उसकी शक्ल देख करके दूर दूर भागते हैं भैया। बोलता है he hadn't felt that way about a photograph since he published Pulitzer Prize winning photos 17 years before of a woman jumping from the upper story window in a hotel fire in Atlanta। इस तरह की उसको याददाश्त है, इतनी अट्रैक्टिव फोटो उसको तभी लगी थी 17 साल पहले, जब एक औरत आग लगी हुई बिल्डिंग में से कूद रही थी तो उसकी फोटो ली थी, वैसी थी। Pulitzer Prize is supposed to be the best prize for books and photographs। The Lexon took the picture and sent it out over the wires। उसने वायर मतलब टेलीग्राम कर दिया सबको। Next day, New York Times published it above the fold across 3 columns। 3 कॉलम्स में उसकी फोटो छपी। In front page of the Saturday papers, शनिवार के पेपर में छपी। As did virtually every major paper in the country। और जैसे कि बाकी सभी पेपरों में फोटो छपी। प्रेसिडेंट केनेडी, मतलब हमारे यहाँ के जैसे मोदी जी, saw the photograph and was appalled। उस फोटो को देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए भाई, टेकन अबैक हो गए। The Secretary of State Dean Rusk worried that it would embarrass our friends abroad and make our enemies joyful। बोलता है ये फोटो लोग देखेंगे, हमारे विदेशी दोस्त जब देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, देखा तुम्हारे यहाँ ऐसा बर्बादी चल रही है, और जो हमारे दुश्मन है वो तो खुश होंगे, और जो हमारे दोस्त हैं उनको शर्म आएगी हमारे बारे में। Photo was discussed on the floor of Congress and in countless living rooms and classrooms। ये फोटो कहाँ डिस्कस हुई? कांग्रेस में, लोगों के कमरों में, और पता नहीं कहाँ। For a time it seemed like Americans could talk of little else। तो एक समय ऐसा आया जैसे लगता है अमेरिका के पास और कुछ बात करने को था ही नहीं, खाली यही बात कर रही है, इसी के बारे में बात हो रही है। It was an image, as one journalist put it, that would burn forever the thin, well-dressed boy seeming to be leaning into the dog, his arms limp at his side, calmly staring straight ahead as though to say, take me, here I am। ये फोटो ऐसा कह रही थी जैसे ये वो कह रहा है, कुत्ते से कह रहा है, आराम से खड़ा होकर, लो मैं यहां पर हूं, लो मुझे खा लो, टेक मी, हियर आई एम। फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक, Martin Luther King and his army of civil rights activists had been fighting the
thicket and racist laws and policies that blanketed the American South. सालों से कब से ऑलमोस्ट 10-12 साल से बेचारे फाइट कर रहे थे रेसिस्ट लॉज अभी आप देखेंगे क्या क्या थे और वो सुधार नहीं पा रहे थे क्या क्या थे द रूल्स दैट मेड इट हार्ड और इम्पॉसिबल फॉर ब्लैक्स टू गेट जॉब्स बहुत से लोग बोलते हैं ना कि रिजर्वेशन क्यों है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए इसीलिए क्योंकि ब्लैक्स को जॉब्स नहीं मिलती थी वहां लॉ था कि ब्लैक्स को खास जॉब नहीं मिलेगी वोट करने की जॉब राइट्स नहीं थी टू गेट प्रॉपर एजुकेशन राइट्स नहीं था इवन टू यूज सेम वाटर फाउंटेन एज वाइट पर्सन एक ही नल से जहां से सफेद लोग पानी पीते हैं वहां से काले पानी नहीं पी सकते थे सडनली द टाइड टर्न और उस फोटो के बाद चीजें बदलना शुरू हो गई A year later, एक साल बाद the US Congress passed Landmark Civil Right Act of 1964 वो बड़ा जिससे सब कुछ बदला 1964 में पास किया गया Landmark Civil Right Act one of the most important pieces of legislation in the history of US की हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन था उसी की वजह से आज हमारे पास जो प्रेसिडेंट हैं वो ब्लैक हैं खुद The Civil Right Act it has often been said was written in Birmingham कहा जाता है जो एक्ट है वो उसी फोटो की वजह से वहीं लिखा गया था उसी समय लिख दिया गया था मैंने इसीलिए फोटो के साथ जिक्र किया नियो का नियो ने लास्ट में यही कहा लो मुझे मार लो तो आज हम थोड़ा सा आपको एक वीडियो दिखाते हैं नियो की लास्ट सीन